हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं मनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हमारी जो डेली अभ्यास की क्लास है उसको मैं थोड़ा सा अलग से स्पेशल टाइप का बना रहा हूं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्या, आज मैं आप लोग को 10 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, 10 होंगे क्वेश्चन, वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन सारे स्पेशल हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो वो क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, सबके ABCD करके 4 विकल्प होंगे। उन विकल्प में से आप लोगों को जो सही आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में तुरंत बताना होगा। ठीक है, आप लोग दो तरीका कर सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं 9 बजे, तो आप लोग लाइव जब चल रही होती है वीडियो, तो लाइव चैट में ही जैसे 61 का A, 62 का B, 63 का C ऐसे करके अपने आंसर दीजिएगा। और अगर आप लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में प्रॉपर उनके सबके ABCD के फॉर्मेट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ूंगा, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और आप लोग फिर बताइएगा कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, डिस्कशन इसका हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। देखिए, तो आज हमारी डे 13 की क्लास है दोस्तों, और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है नेट्रैक्स। नेट्रैक्स जो कि एक हाई स्पीड ट्रैक, एशिया का सबसे लंबा ऐसा ट्रैक है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये कहां पर स्थित है। नेट्रैक्स जो कि एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है, वो कहां पर स्थित है। 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है दोस्तों। पहला विकल्प है इंदौर, दूसरा है कोच्चि, मुंबई, लखनऊ। इन चारों में से आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बगल में यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जो हमारे इंग्लिश के साथी वो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमार महतो कौन है। दीपिका कुमारी महतो ये कौन है। 4 विकल्प आप लोगों के सामने है। पहला है एक भारतीय एथलीट है, दूसरा कि एक इसरो वैज्ञानिक है, फिर प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार या प्रसिद्ध वैदिक विद्वान। तो इसका आंसर आप लोगों को तुरंत देना है। 10 सेकंड का आप लोग मैक्सिमम टाइम लीजिए और तुरंत आंसर वहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वेवलेंथ वस्तुओं का उपयुक्त वर्णन करता है। ठीक है, वेवलेंथ वस्तु, देखिए वेवलेंथ वस्तु क्या होती है मैं यहां पर बता नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब समझने का प्रयास करिएगा। वेवलेंथ और गिफिन 2 वस्तुएं होती हैं, और ये दोनों इकोनॉमिक्स का बेसिक टर्म होता है। तो इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म अगर आपने पढ़े हैं, इसका आंसर तुरंत कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है। पहला विकल्प है दोस्तों कि ये एक ऐसी वस्तु है जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर कीमत बढ़ रही है किसी चीज की, उसकी मांग भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगा, इसके बारे में कह रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि ये ऐसी वस्तु है जिनकी अवसर लागत, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, एक बात और, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में नहीं पता है तुरंत गूगल करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए, तुरंत कंप्लीट करना। ठीक है, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। आप लोग बार बार पूछते हैं सर मैंने बुक को पढ़ लिया है, लेकिन जब क्वेश्चन आते तो मुझसे नहीं लगते, तो मुझे क्या अप्रोच करनी चाहिए। क्या मुझे बेसिक से बुक को पढ़ना है? बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत गूगल करिए, उसके बारे में पढ़िए, या फिर नोटबुक आपकी जहां पर भी है वहां पर उसको वापस से देखिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अगला विकल्प है कि वे निम्न स्तरीय वस्तु है जिनकी मांग कीमतों में परिवर्तन के बावजूद निरंतर बनी रहती है। ठीक है, ये इंफीरियर गुड्स की बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि वे ऐसी वस्तु जिनकी जो मांग है, जो डिमांड है, वो कीमत में परिवर्तन के बावजूद कांस्टेंट होती है। ठीक है, डी विकल्प है कि ये ऐसी वस्तु है जिनकी कीमतें बढ़ने के साथ ही मांग भी बढ़ती है। तो ये आंसर, इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में तुरंत दीजिए हमको कि वेवलेंथ वस्तु क्या होती है। ठीक है, 64वां आंसर देखिए, 64वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डंपिंग को संदर्भित करता है। ठीक है, डंपिंग एक ऐसा टर्म है जो आप लोग बार बार सुनते होंगे, अपने कॉमन लाइफ में भी सुनते होंगे, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे इंटरनेशनल डंपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 विकल्प इसके संदर्भ में दिया हुआ है। पहला विकल्प है दोस्तों कि किसी देश हेतु वस्तुओं का निर्यात मूल्य उसी वस्तु के अन्य देशों के निर्यात मूल्य की तुलना में कम हो। ठीक है, कह रहा है किसी देश हेतु वस्तुओं का निर्यात मूल्य उसी प्रकार की वस्तु हेतु आयातक देश के घरेलू बाजार मूल्य की तुलना में कम हो। कह रहा है कि वस्तु का निर्यात मूल्य निर्यातक देश में उस वस्तु की उत्पादन लागत से भी कम हो। और फिर कह रहा है कि एक देश के लिए वस्तुओं का निर्यात मूल्य अन्य देशों हेतु समान वस्तु के निर्यात मूल्य से उच्च हो। ठीक है, ये 4 विकल्प आप लोगों का इंटरनेशनल डंपिंग के संदर्भ में है। आप लोगों को यह बताना है दोस्तों कि इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बीरबाला के संदर्भ में, बीरबाला एक नाम है, ठीक है, एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी रही है हमारे यहाँ। तो कह रहा है कि बीरबाला के नाम से मशहूर बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जो कि असम से थी, ठीक है, और उनको मृत्यु वाहिनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और एक जुलूस के दौरान उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये कह रहा है बीरबाला के संदर्भ में। ठीक है, बीरबाला के संदर्भ में यहाँ पर 2-3 स्टेटमेंट दिया है। कह रहा है कि एक असम की है, स्वतंत्रता सेनानी थी,
उनका मृत्यु वाहिनी की एक सदस्य थी वो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था और उसी आंदोलन में उनकी गोली लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप लोगों को ये बताना है दोस्तों कि इन चारों विकल्प में से सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। चार विकल्प कौन कौन से हैं? पहला है रानी गैडिनल्यू, फिर है बीना दास, कनकलता बरुआ और दुर्गाबाई देशमुख। इन चारों में से किसको हम लोग बीरबाला के नाम से जानते हैं? कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ था और उसको गोली लगी थी? कौन मृत्यु वाहिनी का एक सदस्य था, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओडिशा के गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य को ऑलिव रिडले कछुओं द्वारा बड़े स्तर पर नेस्टिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो ओडिशा का जो गहीरमाथा समुद्री तट है वहां पर जो वो है एरिया, वहां पर जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं उनके द्वारा बड़े स्तर पर नेस्टिंग की जाती है, ठीक है। इन कछुओं के जो वार्षिक नेस्टिंग का एक नेचुरल फिनोमेना होता है, प्राकृतिक परिघटना होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये प्रश्न पूछा हुआ है। चार विकल्प है रुस्टिंग, कुरवई, अरीबाड़ा, पर्चिंग। बहुत बेसिक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस एंड टेक में भी आपने बहुत बार सुना होगा। और जो गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य है वो हमेशा न्यूज में रहता है, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसके कारण से न्यूज में रहता है, ठीक है। और एक बात और है, देखिए ये चूंकि जो परिघटना, ये वार्षिक परिघटना, तो हर साल एक बार करंट अफेयर्स में न्यूज में जरूर आएगा, ठीक है। तो इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि रुस्टिंग, कुरवई, अरीबाड़ा या पर्चिंग, इनमें से किसको हम लोग गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य पर जो ऑलिव रिडले कछुओं के द्वारा नेस्टिंग किया जाता है उसके नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, मावलंकर नियम। पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है, समझिएगा फिर से। करके मावलंकर नियम क्या है? चार विकल्प आप लोगों के सामने है दोस्तों। पहला है कि सदन की गढ़पूर्ति संबंधित है, फिर है कि संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधित है, विपक्ष के नेता के चयन से, या फिर संसदीय कार्रवाई की व्यवस्था से। इन चारों में से आप लोगों को यह बताना दोस्तों कि मावलंकर नियम जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह बेंचमार्क दर कौन सी है जिस पर कि भारतीय बैंक एक दूसरे को पैसे उधार देते हैं, ठीक है। अर्थात जैसे कि मानिए अगर कोई बैंक है जो कि एसबीआई की, मान लीजिए एसबीआई की दिल्ली ब्रांच को पीएनबी के बॉम्बे ब्रांच को मानो पैसे डोनेट करने, ठीक है, पैसे भेजने, डोनेट नहीं करना, पैसे ट्रांसफर करने, ठीक है, लेन देन करना, उधार लेना या फिर कुछ देना है, तो किस रेट पर करेगा वो यहां पर पूछा हुआ है। चार विकल्प है, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, फिर कह रहा है कि एमसीएलआर, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और कह रहे हैं माइबोर। माइबोर क्या होता है? तो मुंबई अंतर बैंक प्रस्ताव दर। तो मुझे लगता है कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और अभी रिसेंट में न्यूज में रहा था। न्यूज में क्यों रहा था ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली क्लास में, वहां पर हम लोग डिस्कस करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तुरंत देखिएगा। क्वेश्चन है कि कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियों में देखा जाता रहा है, ठीक है। चार विकल्प आप लोगों को सामने दिया हुआ है। पहला है मधुमक्खी, फिर चींटी, दीमक, फ्लेमिंगो। इन चारों में से किस में कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर देखा जाता है ये आप लोगों को बताना होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चोल कला के अग्रहारों का संदर्भ निम्नलिखित में से किनसे है, ठीक है। जो अग्रहार थे उनका संबंध किससे है ये यहां पर पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि प्रांतों के नियुक्त राज्याधिकारी, फिर कह रहा है ब्राह्मण गांव, जिले में राजस्व अधिकारी या कर संग्रह दर। इन चारों में से किसको हम लोग अग्रहार के रूप में जानते हैं चोल काल में, ठीक है। चोल काल में अग्रहार नाम जो था, अग्रहार जो वस्तु थी, जो जगह थी, जो व्यक्ति था, वो कौन था वो यहां पर कमेंट सेक्शन, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों आज के हमारे 10 प्रश्न थे। और देखिए मेरा ये क्वेश्चन आज का जाने का इस फॉर्मेट में ये था, मेरा उद्देश्य यह था कि मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे दे सकूं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन हो और उसका आंसर आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकें, ताकि हम लोग एक बार यह दे सकें कि हम 12 दिन से जो डिस्कशन कर रहे हैं या फिर जो आप लोगों का अभी अंडरस्टैंडिंग है प्रीलिम्स की क्वेश्चंस को लेकर के वो कैसी है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाए, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चन थे, जिससे आप देखेंगे मावलंकर नियम तो पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है रेपो रेट, सीमांत, एमएसएलआर, ठीक है, एमएसएफ, माइबोर, ये भी बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म्स है। तो ये सारे टर्म्स आप लोग को यहाँ पर देखने होंगे दोस्तों। ये आप लोग जो पूरी हम लोग का प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये डेली अभ्यास की सीरीज चल रही है, इसको जिन दोस्तों ने अभी तक डे 1 से नहीं देखा है, डे 1 से देखिएगा। वहां पर हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों
प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हम लोग की ऑलरेडी चल रही है। जिन दोस्तों को 2022 में एग्जाम देना है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगर आप 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको आज से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, लेकिन ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, चाहे वो कहीं की भी हो, ठीक है। हमारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीएससी की भी चल रही है, पीसीएस की भी चल रही है, तो उन सब की डिटेल आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। यूपीएससी की जो फीस है दोस्तों वो है 2,000 रुपये और पीसीएस की फीस है 1,500 रुपये। तो इतने नॉमिनल कॉस्ट पर आपको कहीं भी मार्केट में टेस्ट सीरीज तो नहीं मिलेगी, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है 8840751912 डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज, वहां पर आप लोगों को सारी डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। उससे पहले आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर 61 का ए 62 का बी ऐसे फॉर्मेट में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर सके, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।